हेलो 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 स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, दिस इज़ महक तिवारी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। वो है हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या होने वाले हैं, चलो उसको बिना देर किए हुए आज हम लोग रिवाइज पढ़ लेते हैं और देखेंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर साल पेपर में पूछा जाता है, वो है एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने हम लोग को यहाँ पर किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है वो मैं बताती हूँ। मैंने ये पीपीटी तैयार किया है सिर्फ आपके लिए। आप बोलते हो, इसको नोट डाउन करते जाओ, मैं जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ, एंड देन यू सी कि आप लोग लिख कर इसका प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहला हम एक डायग्राम बनाएंगे और क्या क्या ज़रूरत है वो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। It is defined as the flow of payments and receipts for goods and services, factor services between the household and firm sectors of the economy। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें बताता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं और बिजनेस है उसमें पैसे की लेन देन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की लेन देन हो रही है। यानी सबसे पहला अगर आप देखोगे आउटर लुक में जो ग्रीन कलर का है उसमें इंडिविजुअल्स यानी घर जो है, हाउस होल्ड है, वो क्या कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, इंटरेस्ट, कैपिटल, ये हम बिजनेस को देंगे फॉर प्रोडक्शन पर्पस। बिजनेस इससे क्या हम लोग को देगा, गुड्स एंड सर्विस। तो ये जो बाहर ग्रीन वाला जो बना हुआ है ये रियल फ्लो है, इसमें कोई पैसे की फ्लो नहीं है। और अंदर वाला जो है जिसमें हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कब हम लोग को इनकम मिल रहा है, पहले इनकम पे आते हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस को दिया तो बिजनेस इन रिटर्न हमें इनकम देगी एज वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनके इन लाइक दिस, इन काइंड दिस। और हमको उसने गुड्स एंड सर्विस दी बनाकर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने दिया तो गुड्स एंड सर्विस जो बनाई उसने वो हमें उसने दी, तो हम उसके बदले उन्हें क्या देंगे, बिजनेस को हम बिजनेस को क्या देंगे, पैसा देंगे उस सामान के लिए। दैट इज़ कॉल्ड इन इकोनॉमिकल टर्म एक्सपेंडिचर। हम उन्हें एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये ब्लू वाला जो आप फ्लो देख रहे हो, ब्लू वाला जो सर्कल है, एरोज हैं, वो हमें नॉमिनल फ्लो बताती हैं और जो ग्रीन वाला है वो रियल फ्लो है। सेम यहीं पर मैंने जो बात अभी आपको बताई है वो यहाँ पर इन सेंटेंसेस लिखी हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। ओके, द आउटर लूप ऑफ द डायग्राम शोज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू फर्म्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम firms to households. The inner loop shows the flow of goods and services from firms to households and the corresponding flow of consumption expenditure from households to firms. The entire amount of money which is paid by firms as factor payments is paid back by the factor owners to the firms. मैंने जो ये बात बोली इन्हीं को सेंटेंसेस में कैसे लिखा गया, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देंगे, डायग्राम मस्ट है, और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। इन ऐसे लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं बिना देर किए। डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब है हम लोग देखते हैं इस साल का देखेंगे। रियल जीडीपी का मतलब होता है हम लोग एक बेस ईयर होता है उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस साल का जीडीपी, तो वो रियल जीडीपी है। हम लोग ज़्यादातर यूज़ रियल जीडीपी करते हैं, नॉमिनल जीडीपी इज़ नॉट यूज्ड, क्योंकि हम लोग इसको बोलते हैं ये फेयर तरीके से हमें जीडीपी का वो कैलकुलेशन करके वैल्यू नहीं बता रही है। इट इज़ द क्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रियल जीडीपी में प्रभाव पड़ता है और उसको हम लोग एडजस्ट भी करते हैं। नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन में तो इजी होती है, बट रियल जीडीपी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है बिकॉज हम लोग को बेस ईयर कंसिडर करना पड़ता है। नॉमिनल जीडीपी का वैल्यू बेस ज़्यादा ही आता है रियल जीडीपी से हर समय, क्योंकि हमें कहीं से इसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा लो हो जाता है क्योंकि हमें बेस ईयर को कंसिडर करके करना पड़ता है। अब हम आते हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया, यू कैन राइट इन योर एग्ज़ाम्स। मैंने इसको अपने से बनाया है जस्ट फॉर योर पर्पस कि आप पढ़ लो, कुछ भला हो मेरे बच्चों का। ओके, अच्छा वेट,
अब ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस दैट आर टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। क्या क्या प्रिकॉशंस नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें रखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सबसे पहला आता है वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के मैं बता देती हूँ। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो है यहाँ पर, उसको हम लोग लेते हैं imputed rent of owners occupied houses, imputed rent of owners occupied houses as house provides service to the owners, ये लिया जाता है। imputed value of goods produced for self consumption by producers, अच्छा इम्प्यूटेड वैल्यू जो हम लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं ना बाय प्रोड्यूसर्स एज दिस कंट्रीब्यूट टू द करंट ईयर्स आउटपुट, इसको भी लिया जाता है। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया है एज दिस, इसको भी हम लोग लेते हैं। क्या क्या लेते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आता है सेकेंड नंबर बी, इनकम मेथड। टू एस्टिमेट NI का मतलब होता है नेशनल इनकम। टू एस्टिमेट नेशनल इनकम करेक्टली बाय इनकम मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। तो कौन कौन से प्रिकॉशंस ऐसे हैं जो हमें देखने चाहिए while we are calculating national income with the help of income method। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन शुड बी इंक्लूडेड, यानी वैल्यू जो भी प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, वो भी हम लोग इसमें यूज़ कैलकुलेट करेंगे। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड बिल्डिंग, यानी कोई ऐसा बिल्डिंग है जिसमें हम खुद ही रहते हैं, उसको भी लेना है। ट्रांसफ़र पेमेंट हम लोग नहीं लेंगे बिकॉज ट्रांसफ़र पेमेंट एक बार आ चुका होता है। ट्रांसफ़र पेमेंट एक्चुअली हमारा है ही नहीं, कोई हमें दे रहा है, हम उसको कमाए नहीं है। कॉरपोरेशन टैक्स जो है उसको हम लोग सेपरेटली इंक्लूड नहीं करेंगे। विंडफॉल गेन जैसे इनकम फ्रॉम लॉटरी हुआ, ये सब तो अचानक से कमाया हुआ पैसा है, तो हम लोग ने मतलब कहीं से आ गया है, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रांसफ़र पेमेंट, तो इसको भी हम लोग नहीं लेते हैं इनकम मेथड में। वेल्थ टैक्स, एक्सटेट ड्यूटीज़ एंड गिफ्ट टैक्स आर पेड आउट ऑफ करेंट इनकम, अपने इनकम से देते हैं, तो इसको भी हम लोग नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं। बिकॉज ये क्या होता है, एक्चुअली इनकम तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, फिर इसको भी कैलकुलेट करेंगे अलग से तो वो फिर से बढ़ जाएगा, माइनस प्लस फिर से करना पड़ेगा, सेम ही अमाउंट आएगा। तो हम लोग एक बार जब इनकम कैलकुलेट कर लिए अपना, तो अब उसमें से कॉरपोरेशन टैक्स जो दिया है वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड में। हम लोग अब आते हैं थर्ड, ख़त्म हो जाएगा उसके बाद प्रिकॉशंस भी एक्सपेंडिचर मेथड में। द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसे एक इंट्रोडक्शन वाला लाइन लिखना है, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं उनको लिखकर थोड़ा रीजनिंग दे देना क्यों करना है, क्यों उसको एक्सक्लूड करेंगे तो क्यों करेंगे, इंक्लूड करेंगे तो क्यों करेंगे, एक थोड़ा सा रीज़न। फुल मार्क्स मिलेंगे इससे प्रिकॉशंस ऐसे लिखने से। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड, इनको नहीं लेना है बिकॉज जब वो जिस ईयर में वो बने थे ना उसमें उनको पहले ही इंक्लूड कर लिया गया है एज नेशनल इनकम, तो बार बार करके हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ फिनेंस कैपिटल शुड नॉट बी इंक्लूडेड, जो फिनेंस का कैपिटल है उसको भी बोला गया है कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर एक रीज़न नहीं दिया हुआ है, बट आई हैव आस्क्ड यू टू राइट रीज़न, इनके पास में ही लिखना है, रीज़न भी आपको लिखना है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, इसको भी नहीं करना है बिकॉज दीज आर अ काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स डन टू पर्सन्स हु आर वेरी मच पुअर और दे नीड इट। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर में आ गए, डिस्कस फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। फंक्शन यानी सेंट्रल बैंक के जितने फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि वो कभी डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, बट एज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन एक पॉइंट 3 मार्क्स का होता है। 2 पॉइंट दिया, बोला 3 मार्क्स का है, लिखना पड़ेगा, तो ऐसे करके ही पूछे जाते हैं। या फिर 4 मार्क्स का देगा तो हर एक पॉइंट 2 मार्क्स का, मतलब 2 पॉइंट है तो 4 मार्क्स है उसमें क्वेश्चन में, ईच पॉइंट विल कंटेन 2 मार्क्स।
करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू। सबसे पहला फंक्शन, सेंट्रल बैंक पोजेसेस द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर नोट्स, यानी इनका काम ही है कि नोट्स मैन्युफैक्चर करें। इनको वो अथॉरिटी मिला गया है। सिर्फ ₹1 नहीं, रुपीज़ अब तो नहीं है, जो ₹1 जो कॉइन है, नोट पहले था, अब तो कॉइन ही है सिर्फ बचा, वो हमारा प्रेसिडेंट का काम है उसको मैन्युफैक्चर करने का। बाकी जितना इशू है नोट ऑफ जितने इश्यूज होते हैं वो सब अथॉरिटी या फिर राइट है हमारा सेंट्रल बैंक के पास। दिस इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस भी पढ़ लेना। This is one of the most important functions of the central bank in an economy, and due to this the central bank also known as the bank of issue. Bank to the government, यानी गवर्नमेंट का ये कैसे बैंक है। One of the most important functions of the central bank is to act as a bank to the government. ये गवर्नमेंट के लिए भी बैंक की तरह काम करती है। कैसे? ये एक्सेप्ट करती है, जितना भी गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगा उसको एक्सेप्ट करेगी और फंड इशू करेगी गवर्नमेंट को। जब भी उसको कोई काम करना होगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, कहीं कुछ काम करना है, तो उसके लिए वो इशू भी करती है फंड्स। कौन? सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट किसी को पेमेंट करना चाहती है, जैसे गवर्नमेंट अपने ही एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना चाहती है, सैलरी पे करना चाहती है, तो वो ये दे देगी। और अगर कहीं से कुछ लेना है, गवर्नमेंट को कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है अगर, तो वो जैसे टैक्स मिल रहा है, वो भी सेंट्रल बैंक में जमा हो जाएगा। सेंट्रल बैंक्स ऑल्सो ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट। अभी कभी कभी लोन भी चाहिए होता है गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए, जब वो बैड फेज ऑफ द इकोनॉमी, बैड फेजेस से गुजर रहा है इकोनॉमी, तब तो गवर्नमेंट को वो शॉर्ट टर्म लोन भी देती है। इन एडिशन टू ब्रिंग द बैंक टू द गवर्नमेंट, इट एक्ट्स एज एन एडवाइज़र। अच्छा, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को बैंक हेल्प करती है कि वो एक एडवाइज़र और एजेंट की तरह काम करे। नहीं, वो नहीं, बैंक खुद एक्ट करती है एज एन एडवाइज़र एंड एजेंट टू द गवर्नमेंट। ऑफ द गवर्नमेंट लिखा हुआ है, टू द गवर्नमेंट। किस तरीके से गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कब क्या करना चाहिए, अगर इन्फ्लेशन है तो कौन से ऐसे फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट को लाने चाहिए जिससे हेल्प हो। मॉनेटरी पॉलिसी लाने का काम सेंट्रल बैंक का है, बट फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही लाती है ना। इकोनॉमिक पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, लोन, इन सबको कैसे हैंडल करना है, तो वो सब भी काम जो है वो एडवाइजरी और एजेंट का काम, ये दोनों ही काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। उसके बाद कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी गोल्ड रिजर्व है हमारी कंट्री में, जितना फॉरेन एक्सचेंज है, डॉलर है, जो भी कंट्री का जैसा भी पैसा है हमारे इंटरनेशनली जो करेंसी है, वो सब सेंट्रल बैंक में ही रिजर्व्ड है। द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग सच अ बैलेंस टू मैनेज सडन और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। अगर बाई चांस कभी हम लोग को बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है तो ये टू ओवरकम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बैलेंस पेमेंट का डिफिसिट बाई चांस हो गया है, अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ही नहीं हुआ उस केस में, या फिर हमारी कंट्री, हमारा इन्फ्लेशन या बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन से गुजर रही है, बहुत बुरे फेज़ में है अगर इकोनॉमी, उस समय ये हमें मदद कर सकती है। इसीलिए यहाँ पर सब गोल्ड रिजर्व ये सब रख दिए जाते हैं एज फॉर सिक्योरिटी। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कॉमर्शियल बैंक्स भी जब उनका कुछ नहीं रहता है और वो कहीं पर भी जाकर उनको लोन नहीं मिलेगा, उस समय उनको सिर्फ लोन कहाँ से मिल सकता है? आरबीआई से। आरबीआई परफॉर्म्स द फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड ऑल्सो बाय डिस्काउंटिंग बिल्स। यानी कुछ ट्रेजरी बिल रख लिया उसने, कुछ सिक्योरिटी रखकर उसके बाद कॉमर्शियल बैंक को वो हेल्प करने के लिए लोन दे देती है, जिससे वो अपने आप को रिकवर कर सके और फिर से मार्केट में स्टैंड आउट हो। उसके बाद है क्लियरिंग हाउस। हाँ, क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, यानी सेंट्रल बैंक्स एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स एंड हेल्प, जो भी म्यूचुअल बाकी है, पैसा कुछ भी बाकी है, कॉमर्शियल बैंक्स खुद ही बाकी करके रखे हैं। मान लो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई के पास कुछ बाकी है, एसबीआई का कुछ उधर बाकी है, कुछ देना है, कुछ लेना है, तो वो भी सेटलमेंट का काम आरबीआई के यहाँ पर हो जाता है बाय मेकिंग इंटर बैंक पेमेंट्स, यानी वो बैंक्स खुद में पेमेंट करके उसको सेटल आउट कर लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट कब देना है मार्केट में ज़्यादा, कब कम देना है, मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड करेगा। और वो मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है? आरबीआई लाता है। तो आरबीआई के हाथ में है, वो बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक को कि अभी दे दो, दे सकते हैं, अभी ज़रूरत है,
जब देखते हैं इन्फ्लेशन बहुत है तो उसको कम करने के लिए, टू कंट्रोल इट्स, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि अब क्रेडिट कम देना है, लोन कम देना है लोगों को, क्योंकि लोगों के पास खुद ही बहुत पैसा आ गया है। एक्सप्लेन, तो इस तरीके से लिखना है आपको, हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लिखना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, जैसे लेट अस लर्न द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, पहले तो एक एग्जांपल लिखेंगे, किसके पास कितना पैसा है, 10% हम लोग उसका CRR रखेंगे। CRR 10% रखने के बाद हम लोग जस्ट उसके बाद ही देखो यहाँ पर एक ये बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, और टेबल में इस तरीके से कॉलम्स बना के, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक है। तो एक बैंक में सबसे पहले प्राइमरीली 10,000 गया, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट हुआ 1,000, और उस 1,000 तो डिमांड डिपॉजिट था, लेकिन तुम्हारा सेकेंडरी लोन के हिसाब से जो गवर्नमेंट जो यूज़ होता है वो है 9,000, वो दे देती है। फिर 9,000 हम लोग समझ रहे हैं कि एक ही यूनिट बैंक का है, माने बैंक एक ही है, एक ही कॉमर्शियल बैंक है, 2-4 नहीं है, एक ही कॉमर्शियल बैंक है, और वहीं पर ही जितना ट्रांजैक्शन होगा वहीं पर होगा। बोरोवर भी वहीं अकाउंट खुलवाएगा, और जो डिमांड डिपॉजिट करवाएगा वो भी वहीं पर अकाउंट खुलवाएगा। इस तरीके से बनाने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि जितना ये मनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जितना आपने वो रखा होगा परसेंटेज, उतना ही हिसाब से आपका देखोगे इनिशियल डिपॉजिट बढ़ जाएगा। हम लोग ये प्रूव करने के बाद जस्ट आप एक नीचे बुक में जो दिया हुआ है हमारा फॉर्मूला, उसको कॉपी डाउन कर देना है यहाँ पर, बस। तब ये क्रेडिट क्रिएशन वाला प्रोसेस थोड़ा डिस्क्राइब करना, टेबल बनाना, और उसके बाद फॉर्मूला लिख देना, ख़त्म। डिराइव कंजम्पशन फंक्शन, ये थोड़ा हमारा वो यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाला यूनिट आ जाता है। डेरिवेशन फंक्शन फ्रॉम सेव, अच्छा यहाँ पर हमें क्वेश्चन है, हमें डिराइव करना है कंजम्पशन फंक्शन को सेविंग फंक्शन से। तो पहले हमें क्या मिलेगा, सेविंग फंक्शन दिया है, देखो दिया हुआ है, पहले हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे, फिर सेविंग फंक्शन ड्रॉ करेंगे, उसके हेल्प से कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करना है। देखो सेविंग फंक्शन में और P डैश जितने बड़े हैं उतना बड़ा ही हमने यहाँ पर भी कंजम्पशन फंक्शन जब ड्रॉ किया वो लिया, OP लिया, जितना O माइनस OP है उतना ही ऊपर वाला OP होगा। उसके बाद जहाँ पर वो काट रहा है L, जहाँ पर पॉइंट है सेविंग फंक्शन में, वही पॉइंट नीचे पूरा हम लोग ने एज फॉर स्केल विद द हेल्प ऑफ रूलर आप उसको L नीचे मार्क कर दोगे, और फिर 45 डिग्री का लाइन रहेगा, P जहाँ से स्टार्ट होगा 45 डिग्री के लाइन के ऊपर से ले जाओ, देखो आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन वो बन चुका है। अब इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, मैंने नीचे लिख दिया है, देख लो यहाँ पर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि हमने ये लिया, OP लिया, फिर उसको काटा, मैंने जो भी बोला उसको आप लिखना है, बस कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स लिखना है। बाकी फॉर्मूला सारा यहाँ डिमार्केट करना है, शो करना है। ब्रेक इवन पॉइंट भी शो कर दो, जहाँ पर Y 0 होता है, जहाँ पर Y 0 होता है, या फिर जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन सेम होता है, उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी मार्क करना पड़ेगा, और सब कुछ अच्छे से मार्क करना है, X एक्सिस, Y एक्सिस, 0, AS सब मार्क करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखना है। नहीं तो अगर आपको थोड़ा लग रहा है डिफ़िकल्ट है, तो मैंने जिस तरीके से आपको अभी समझाया ना वही लिखना है, बस। बोलोगे तो मैं वो लिख के भी दे दूँगी इन माई टेलीग्राम चैनल, आप जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो, मैं वो लिख के भी दे दूँगी आपको। डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन, यानी अभी आपको क्या करना है, मैंने बोला हमने पहले कंजम्पशन फंक्शन बनाया, उसका जो पॉइंट जो मीट पॉइंट था C=Y, उसको हमने नीचे लाया, जब वो नीचे लाए तो वो Y=0 पे आके वो हो गया। फिर यहाँ पर जो OP है वही OP नीचे जाएगा और सेम वही पॉइंट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखने की ज़रूरत, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैंने जो बोला वो बनाओ, बस ख़त्म, वहीं से मार्क्स मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिख सकते हो आप। हाँ, व्हाट हैपन्स इफ़ AS इज़ ग्रेटर दैन AD, AD इज़ ग्रेटर दैन AS, ये बहुत पूछा जाता है तो ये पढ़ लेना है, हम लोग आज पढ़ेंगे। AS अगर बड़ा हो गया AD से, व्हेन AS इज़ मोर देन AD, AS इज़ ग्रेटर दैन AD, इसका मतलब है तो इससे क्या होगा, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई जब ज़्यादा होगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने प्रोडक्शन को कम करेंगे, और तब तक कम करेंगे जब तक कि वो डिमांड के इक्वलाइज ना हो जाए, लोग उसको चाहें ना। जब लोग चाहेंगे
उतना तक। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाने के लिए क्या करना है, टू कट इन प्रोडक्शन। और मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ जो पैरा दिया है ये पूरा लिख लोगे, मार्क्स मिल जाएगा। व्हेन एएस इज मोर देन एडी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी टेंड्स टू एक्सीड देयर डिमांड, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द गुड्स वुड रिमेन अनसोल्ड। कुछ तो ऐसे ही नहीं होंगे तो अनसोल्ड हो जाएंगे। टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक, मतलब जितना बचा है वो पहले खत्म हो जाए, कट इन प्रोडक्शन होना चाहिए। एडी इज ग्रेटर देन एएस, यानी सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। उस समय जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा, दे टेंड टू प्रोड्यूस मोर, वो लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं उस समय। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का एस इज ग्रेटर दैन, सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, लोग इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं रहे। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी लेस दैन व्हाट इज नीडेड टू बाई द प्लान आउटपुट, सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड। फिर से क्योंकि सेव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट खर्चा ही नहीं हो रहा है, तो अभी भी मार्केट में वैसे ही पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, वैसे ही लोग सामान खरीद ही नहीं रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे कि हम लोग लेस आउटपुट दें। लेसर आउटपुट का मतलब होगा लेस आउटपुट दें। जब लेस आउटपुट प्रोड्यूस्ड होगा तो लोग को, तो जो काम कर रहे हैं उनको लेस इनकम मिलेगा। जब लेस इनकम मिलेगा तो लोग सेविंग कम, जितना पैसा है वो तो खर्चा ही हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग तब तक लाएंगे जब तक लेवल ऑफ वाई मीट ना हो जाए, इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए। आई इज़ ग्रेटर दैन, मानी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है लेकिन सेविंग नहीं हो रहा है। उस वजह में क्या होगा, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है तो प्रोड्यूसर्स वुड सफ़र द लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लॉस ऑफ अनफुलफिल्ड डिमांड, यानी डिमांड बहुत सारा ऐसा है जो हमारे प्रोड्यूसर्स कर नहीं पा रहे हैं, मीट नहीं कर पा रहे। तो हायर आउटपुट यहाँ पे फिर से आएगा। हायर आउटपुट जब आता है तो हायर इनकम होता है, और हायर इनकम जब होगा तो लोग थोड़ा पैसा बचाने की भी कोशिश करेंगे। तो ये तब तक होगा जब तक वाई मीट ना हो जाए। आपको अगर आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। 12th मतलब महक दीदी।